हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमने हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड कवर अप करना है जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। ठीक है, क्यों ये चैप्टर डाला है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड्स एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, और इस चैप्टर में आप बहुत सारी न्यू चीज़ें देखोगे। देखो, आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या थी, इंडस वैली के पास में होती थी। ठीक है, बट हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद भी एक न्यू पीरियड आता है। ठीक है, तो आपके चैप्टर का नाम क्या है? किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इस टाइम पीरियड में हमें राजा देखने को मिले, राजाओं के किंगडम्स देखने को मिले। हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये नहीं था, हमें एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू देते थे हिस्टोरियंस। तीन, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स बताते थे। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने वहाँ पे एंशिएंट अथॉरिटी का हड़प्पन सिविलाइजेशन का चैप्टर कवर अप किया था। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हिस्टोरियंस तीन आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट तीन आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। कौन कौन से? वो पहले बताते थे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई किंग रहा ही नहीं होगा। सेकेंड वन इज दैट कि वो बोलते थे कि रहा होगा, जैसे मोहनजोदड़ो का अलग किंग होगा, हड़प्पा का अलग किंग होगा, मतलब एक नहीं होगा, सर्वर रूलर्स होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा होंगे। थर्ड, वो बोलते थे कि नहीं, कोई भी रूलर नहीं था, सब इंडिपेंडेंसी का अपने से रूल करते थे। तो ये चीज़ देखने को मिली। बट इस टाइम पीरियड पे हमें ये देखने को मिला कि इस टाइम पीरियड पे आपके राजास थे और उन राजाओं के, ठीक है, किंगडम्स भी थे जिनको आगे चल के महाजनपद के नाम से बोला गया। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। जो आपकी फर्स्ट बुक है, ठीक है, आप उसमें 4 चैप्टर्स पढ़ोगे। पहला हड़प्पा मैंने आपको पढ़ा दिया, सेकंड किंग, फार्मर्स एंड टाउन्स की बात करेंगे, एंड जो आगे के 2 टॉपिक है आगे की वीडियो में कवर अप होंगे। तो उन सभी चारों के जो चैप्टर की टाइमलाइन है सेम ही है। ठीक है, 6th सेंचुरी BC से लेके 6th सेंचुरी CE का टाइम पीरियड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो, हिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको अगर टाइम पीरियड क्लियर होगा तो आप आसानी से वो चीज़ देख पाओगे। ठीक है, आसानी से उस पीरियड में जाके उस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने पाओगे। ठीक है, तो मैं अब आपको चैप्टर का बैकग्राउंड बता देती हूँ कि एक्चुअली ये चैप्टर है क्या। देखो, हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। हड़प्पन सिविलाइजेशन कब स्टार्ट हुई थी? 2600 से लेकर 1900 BC के टाइम पीरियड में। एंड 1800 BC के दौरान हमें ये देखने को मिला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी आपकी धीरे धीरे क्या हो रही थी? डिसइंटीग्रेट होने लगी, मतलब गायब होने लगी। ठीक है, बिखरने लग गई। बट हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक हमने सबसे अच्छा फीचर क्या पढ़ा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन आपकी अर्बन डेवलपमेंट थी। ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट देखने को मिली। अब देखो, यहाँ पे शहरीकरण आपको देखने को मिला। अर्बन डेवलपमेंट क्या होता है? जहाँ पे शहर बने होते हैं। ठीक है, जैसे आपका टीचर आपकी क्लास में से पूछता है कि कौन सा बच्चा अर्बन एरिया से आता है और कौन सा रूरल एरिया से आता है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन थी। बट ये जो चैप्टर है आपका, इसमें हमें ये देखने को मिला कि जो अर्बन डेवलपमेंट है, ठीक है, आपकी जहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट है वो कैसे आपकी रूरल डेवलपमेंट में शिफ्ट होती है। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी आपकी कैसे वैदिक पीरियड की तरफ आई। वैदिक पीरियड क्या है कि जिसमें ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद वगैरह लिखने शुरू हुए। वैदिक पीरियड, देखो, वेद होते हैं वो आपके जिसमें अग्नि, इंद्र की, ठीक है, देवताओं की प्रशंसा के ऊपर मंत्र लिखे होते हैं, हाइम्स। इंग्लिश में मंत्र को हाइम्स बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें लिखी होती हैं। तो वो हमें वेद पीरियड देखने को मिला। यही वेद पीरियड के बारे में हम इस चैप्टर के बाद में भी डिटेल में बात करेंगे। एंड कौन कौन से टाउन्स, कौन कौन से फार्मर, कौन कौन से किंग्स आए थे इस एरिया के टाइम पीरियड में, हम वो भी देखेंगे। बैकग्राउंड आपको क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। मैंने आपको, ठीक है, पहले बैकग्राउंड बता दिया था कि कैसे हमारी शहरीकरण से जो सिविलाइजेशन थी, ठीक है, मतलब जहाँ पे पहले शहर होते थे वो कैसे गांव एरिया में शिफ्ट हो गया, अर्बन डेवलपमेंट से कैसे रूरल डेवलपमेंट में शिफ्ट हो गया। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कौन से टाइम पीरियड में ऐसा हुआ था? 6th सेंचुरी में हुआ था। ठीक है, तो बोर्ड में यही क्वेश्चन वो उठा के पूछ लेते हैं कि बताओ 6th सेंचुरी को एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है। टर्निंग पॉइंट क्या मतलब? एक अलग तरीके का बदलाव कैसे आया था। तो पहला तो आप ये भी लिख के आ सकते हो कि अर्बन डेवलपमेंट से रूरल डेवलपमेंट की तरफ हमारा जो जितना भी सिविलाइजेशन था वो शिफ्ट हो गया था। बट
जो बुक में आपके डिटेल में पॉइंट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। मैं आपको वन बाय वन इनको करके समझा देती हूँ। देखो टाइम पीरियड आपको अच्छे से क्लैरिफाई होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को समझ पाओगे, ठीक है। 6th सेंचुरी को एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि इस टाइम पीरियड में आपके ऋग्वेद, ठीक है, कंपोज हुए थे। ऋग्वेद लिखे किसने थे, उन लोगों ने लिखे थे जो कि आपकी इंडस एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, जो इंडस नदी में आके छोटी छोटी रिवर्स नहीं होती जो आके मिलती हैं और एक नदी बनाती है, आगे फिर वो नदी जो होती है वो छोटी छोटी रिवर्स में बट जाती है। जहाँ नदी बट जाएगी उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, और जहाँ पे नदी छोटी छोटी नदियाँ मिलके एक नदी बनाती है उसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो वो जो ट्रिब्यूटरीज एंड इंडस के पास में जो लोग रहते थे उन्होंने आपके ऋग्वेद लिखे थे। ऋग्वेद जो था आपका कब लिखे गए, 1500 से लेके 1000 BC के टाइम पीरियड में लिखे गए। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बोर्ड में ये पूछ लेते हैं, ठीक है। ऋग्वेद आपको पता लग गया क्या है, कुछ नहीं है, जिसमें भगवान के, ठीक है, अग्नि इंद्र देव के ऊपर, ठीक है, प्रशंसा के ऊपर उनके मंत्र लिखे गए हैं। जब आप हवन करते हो तो मंत्र बोलते हो ना, वो ही मंत्र ऋग्वेद में लिखे गए हैं। इस टाइम पीरियड में हमें कॉइन्स देखने को भी मिले। अच्छा बताओ, हड़प्पा में कॉइन्स मिले थे आपको देखने के लिए? नहीं मिले थे, ठीक है। हमें वहाँ पे कॉइन्स नहीं मिले। उस पूरे चैप्टर का नाम क्या है, ब्रिक, बीट्स एंड बोन्स। ईंटें मिली, ब्रिक्स मिली, ठीक है, हड्डियाँ मिली, बस ये चीज़ें मिली, कॉइन्स वहाँ नहीं मिले थे। बट अगर हम 6th सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे हमें कॉइन्स देखने को मिलते। देखा, एक डेवलपमेंट हुई कि सिक्के देखने को मिले। अगर सिक्के होंगे तो एक्सचेंज में हम उनको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। मतलब पहले क्या होता था, हमारा बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि मैंने आपको कुछ दिया, समझ लो मैंने आपको अपनी हिस्ट्री की बुक दी, ठीक है, पढ़ने के लिए, उसके बदले में आप मुझे कुछ तो दोगे ना, आप कोई और क्लास की मुझे बुक दे दोगे, मतलब चीज़ के बदले चीज़ देना, उससे एज अ बार्टर सिस्टम बोलते थे। बट इस टाइम पे कॉइन्स इंट्रोड्यूस हो गए, ठीक है। एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स इमर्ज हुए, मतलब न्यू न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज देखने को मिली, अलग अलग डेवलपमेंट हमें देखने को मिली इस टाइम पीरियड के ऊपर। एमर्जेंस ऑफ न्यू सिटीज एंड टाउन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपका 6th सेंचुरी को एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट क्यों बोला जाता है, वो यही है कि वहाँ पे क्या होता था, हड़प्पन सिविलाइजेशन में बड़े बड़े किंगडम्स हमें इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिले, बट हाँ कहीं ना कहीं थे जहाँ पे आपके प्रेस्ट किंग की मूर्ति मिलती है। बट यहाँ पे 16 महाजनपद देखने को मिले, ये वाले 16 महाजनपद, इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी कि महाजनपद क्या होता है, ठीक है। इस टाइम पीरियड में और जो अच्छी डेवलपमेंट हुई थी वो ये थी कि दो जो स्क्रिप्ट थी, ठीक है, वो आपकी डेसिफर्ड हो गई थी। यहाँ पे लैंग्वेज नहीं आएगा, यहाँ पे स्क्रिप्ट आएगा, ठीक है, कि दो आपकी जो स्क्रिप्ट थी कौन कौन सी, ब्राह्मी प्लस खरोष्टी, ठीक है, उसको डेसिफर कर लिया गया था। डेसिफर मतलब पढ़ना लिखना सीख गए थे वो, ठीक है, जो उस टाइम के लोगों ने लिखी हुई थी बातें। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखो ये नहीं था, वहाँ पे उनकी स्क्रिप्ट ही नहीं हमें समझ में आती है क्या वो लिखते थे। बट यहाँ पे एक बंदे ने, अंग्रेज ने, ठीक है, वो सब डेसिफर कर लिया था, तो ये भी बहुत एक अच्छी चीज़ थी। अब देखो, अगर आपको रिटन मटेरियल पढ़ना आ गया तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, इजीली वहाँ की सिचुएशन को देख सकते हो कि हाँ वहाँ के लोग कैसे रहते थे। आगे आपका आयरन वार डिस्कवर 1100 BC। अच्छा, अब ना ये कॉम्पिटिटिव में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत बार कि बताओ आयरन आपका कब डिस्कवर हुआ, ठीक है। इनफैक्ट बोर्ड्स में भी आया है। अब आपको बेटा मैं कब से अपनी पिछली वीडियोस में भी बोलती हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम आएगा वो कॉम्पिटेंसी बेस के ऊपर आएगा। कॉम्पिटेंसी बेस मतलब क्या, कि आगे अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो उसके मुकाबले ही आएगा, ठीक है। तो आपको एक एक चीज़ ध्यान से पढ़नी है। यहाँ पर देखो लिखा है आयरन जो था वो आपका 1000 BCE के टाइम पर डिस्कवर हुआ, बट जो फर्स्ट मटेरियल मेटल था, ठीक है, जो डिस्कवर हुआ था वो था आपका ब्रॉन्ज, ठीक है, ये याद रखना। हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको ब्रॉन्ज मिलता है, सिल्वर मिलता है, गोल्ड मिलता है, बट कीप दिस इन माइंड कि वहाँ पे आयरन नहीं मिला था, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने आपको ये बता दिया। अब देखो, जहाँ पे आयरन मिल गया वहाँ पे लोग इजीली वेपन्स बना पाएंगे, है ना, हथियार वगैरह बना लेंगे। आयरन से क्या कुछ नहीं हो सकता, किसी को मारना तो लोहे की वो डंडा वगैरह उठाते हैं मार देते हैं, ठीक है। तो आयरन एक बहुत अच्छा कंपोनेंट था जो उनको लोगों को मिला था। यहाँ पे न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल भी हमें मिले। देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या होता था, ब्यूरियल्स देखने को मिलते थे। ब्यूरियल्स क्या होती थी, कब्र, ठीक है, जिसमें इंसान को उसका जो सिर होता था वो नॉर्थ डायरेक्शन में रखते
थे एंड पैर उसके साउथ डायरेक्शन में रखते थे, ऐसे लिटाया जाता था। बट यहाँ पे मेगालिथ्स आपको देखने को मिले। मेगालिथ्स भी एक ऐसा ही मटेरियल होता है जिसमें इंसान की डेड बॉडी रखी जाती है, ठीक है। तो यही सब फैक्टर्स मिला के आपको 6th सेंचुरी को एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट बनाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार आप सुन लेना, बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे बात की है 16 महाजनपद के बारे में। अब हम आगे 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज। देखो 16 महाजनपद से पहले आपको पता होना चाहिए कि उनके बारे में हमें कहाँ से पता लगा। महाजनपद तो मैं आपको पढ़ा दूंगी, बट आप मेरे से पूछोगे ना कि दीदी आपको यहाँ से कहाँ से पता लगा। मुझे तो ऐसे पता लगा कि मैंने बुक पढ़ी थी, मैंने जाके थोड़ी वहाँ पे देखा था। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कौन कौन सी वो चीज़ें डिस्कवर की थी जिनसे आपको 16 महाजनपद के बारे में पता लगा। सोर्सेज का मतलब क्या होता है कि जिससे आपको कोई चीज़ के बारे में पता लगता है उसे हम सोर्स बोलते हैं। हिस्ट्री में आपको सोर्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो एक एक हम कवर अप कर लेते हैं। जो आपने 6th सेंचुरी में पढ़ा ना, बस वही चीज़ें लिख के आनी है कि इस टाइम पे हमें कॉइन्स मिले। अब कॉइन्स मिले हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ट्रेड में इसका यूज़ होता होगा। आयरन मिला, आयरन से आप क्या अंदाज़ा लगाओगे कि वेपन्स बनाने के लिए इस्तेमाल हुए। 16 महाजनपद मिले, 16 महाजनपद से आप क्या अंदाज़ा लगाओगे कि बड़े बड़े 16 किंगडम्स होते थे जो कि राजा द्वारा चलाए जाते थे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे हमें इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, कोई भी स्टोन, मेटल, पोइट्री के ऊपर जब आपकी कोई चीज़ लिखी जाती है उसे हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं, ठीक है। और जो इंस्क्रिप्शंस की लोग स्टडी करते हैं उसे हम एपिग्राफी बोलते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। अदर है हमारे पास टैक्सेस। यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस देखने को मिलते हैं जिनके बीच में लिखा गया था कि ये 16 महाजनपद थे, इनको चलाने वाले ये इंपॉर्टेंट रूलर थे। तो वो टैक्सेस कौन थे आपके इंडिका। इंडिका किसने लिखी थी, आपके मेगास्थनीज ने लिखी थी। इसके बारे में मैं अभी डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि बुक में आगे इसके बारे में बताया गया है। आगे है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो था आपका कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, कौटिल्य को चाणक्य भी बोला जाता है, ठीक है। कौटिल्य के 3 नाम हैं, एक तो कौटिल्य, चाणक्य एंड विष्णुगुप्त। ये आप अपने दिमाग में रखना। आगे है आपके विजुअल मटेरियल। विजुअल मटेरियल क्या होता है, विजुअल क्या होता है, जो आपने चीज़ देखी होती है, ठीक है, खड़ी खड़ी, जैसे ये आपका विजुअल मटेरियल है, ठीक है। बनी हुई ऐसे मूर्ति मिली थी हमें, कुशाण रूलर्स की मूर्ति मिली थी। तो ये कुछ सोर्सेज है जिनके बारे में हमें पता लगा कि हाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद कौन सा टाइम पीरियड आया था, आपका वैदिक पीरियड। तो सोर्सेज के बाद जो आपकी बुक में टॉपिक है वो है आपका प्रिंसिप एंड पियादसी, ठीक है। प्रिंसिप एंड पियादसी, ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इजी, मैं आपको जल्दी से कवर अप करवा देती हूँ। देखो मैंने अभी आपको 6th सेंचुरी में बताया कि 6th सेंचुरी का एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इसलिए भी बोला जाता था, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे 2 आपकी स्क्रिप्ट डेसिफर हुई थी। लैंग्वेज नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया, आप मत लिख के आना, ठीक है, मेरी मिस्टेक है वो, वहाँ पर आप उसको करेक्ट कर लेना। 2 स्क्रिप्ट, ठीक है, डेसिफर हुई थी। कौन कौन सी और किसने की, हम इस टॉपिक पे वो पढ़ेंगे। देखो सम ऑफ द मोस्ट मॉन्टेनियस डेवलपमेंट इन इंडियन एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, अभी मैंने आपको बताया, टुक प्लेस इन द 1830, ठीक है। ये एक ऐसा टाइम पीरियड था, 1830 एक ऐसा टाइम पीरियड था जब आपकी 2 स्क्रिप्ट जो थी, ठीक है, 2 एपिग्राफी जो थी, जो पढ़ी जाती है इंस्क्रिप्शन, वो आपकी डेसिफर हो गई थी। वो किसने की थी, वो की थी आपकी जेम्स प्रिंसेप ने। ये नाम आप रख लेना क्योंकि बोर्ड्स में इसका बहुत बार जिक्र होता है कि बताओ किसने 2 इंस्क्रिप्शंस जो थी, आपकी स्क्रिप्ट थी जो आपकी, वो डेसिफर की थी। तो वो की थी आपकी जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप कौन था, ये मिंट ऑफिसर था आपका ईस्ट इंडियन कंपनी का, जिसने 2 स्क्रिप्ट डेसिफर की थी। ये जेम्स प्रिंसेप है, इसने ब्राह्मी को भी डेसिफर किया था एंड खरोष्टी को भी डेसिफर किया था, ठीक है। ही फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन रिटन अशोका एज पियादसी एंड दिवम्पिया। अब देखो यहाँ पे मैंने रेड कलर से बड़ा बड़ा लिखा है मेजर 13 रॉक एडिक्ट। देखो ये थोड़ा हाई लेवल की चीज़ है बट मैंने यहाँ पे लिखी है, क्यों, क्योंकि आपके इससे मार्क्स इंक्रीज हो गए। बुक में आप कहीं ढूंढ लो, ये चीज़ आपको नहीं बताई गई होगी, ठीक है, कि मेजर 13 रॉक एडिक्ट है क्या। अब देखो मेजर 13 रॉक एडिक्ट एक ऐसा इंस्क्रिप्शन था जहाँ पे अशोका को ब्राह्मण खरोष्टी में पियादसी एंड दिवम्पिया के नाम से बुलाया जाता था। जैसे होता है ना आपके निकनेम पड़े होते हैं कि
काजल हो गया, प्रिया हो गया, होता एक बच्चे का ही नाम है बट अलग अलग नेम से उसको बुलाया जाता था। तो ऐसी अशोका को मेजर 13 रॉक एडिक्ट एक इंस्क्रिप्शन थी, उसमें लिखा गया था अशोका को एज अ पियादसी एंड देवम पिया। अब अशोका अगर आप पढ़ो, अशोक, सम्राट अशोक, कितना पॉपुलर नाम है, आपने इनके बारे में पहले भी सुना होगा। तो इनको पियादसी इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये प्लीजेंट से मतलब प्लीजेंट टू बी होल्ड, मतलब अपनी जनता से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है। पियादसी मतलब प्लेजेंट टू बी होल्ड, ये प्लेजेंट टू बी होल्ड ये पूछ लिया जाता है, आप इसको भी ठीक है अच्छे से देख लेना। एंड दिव्य पिया, दिव्य मिया मतलब होता है जो भगवान के सम्मान माना जाता है, ठीक है। अशोका को 2 नाम से बुलाते थे, पियादसी एंड दिव्य पिया, ये आप देख लेना, ठीक है। और नीचे ब्राह्मण खरोष्टी की मैंने इंस्क्रिप्शन भी लिखी है, इंस्क्रिप्शन की कैसे वो लिखते थे, स्क्रिप्ट लिखी है सॉरी, ठीक है, कैसे लिखते थे। देखो अगर आप देखोगे तो दोनों सिमिलर ही है। आप खुद सोचो यार, कोई आपने लैंग्वेज कभी पढ़ी ही नहीं एंड उसको पढ़ना, मैं आपको सच बात बताऊं कि मैंने ना पंजाबी नहीं पढ़ी है बट मुझे कॉलेज में जाके पढ़नी पड़ी, तो मुझे वो अक्षर इतने अजीब लगते थे, मेरे को लिखना ही नहीं आता था, इनफैक्ट मैं पढ़ भी नहीं सकती थी। बट इसके बाद ठीक है मैंने उसको पढ़ना सीख लिया, धीरे धीरे पढ़ना सीख लिया। अब आप खुद सोचो, ये 3 यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, यहाँ पे 4 डॉट्स हैं, 3 डॉट को ये आई बोलते हैं एंड ये 4 डॉट्स हैं यहाँ पे, मतलब आई के आगे 2 डॉट्स होती है, इसका मतलब होता है कि लॉन्ग साउंड है आई की, ठीक है, आई ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ये आई है आपका, ये आई है, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है आपकी, ये खरोष्टी स्क्रिप्ट है। आप खुद देखो यहाँ पे एच लिखा है, मुझे तो ये एच ही लगा है और इसकी साउंड क्या घा। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को जेम्स प्रिंसेप जो था ठीक है उसने पढ़ना लिखना सीख लिया था, इतनी डिफिकल्ट चीज़ इसने कवर अप कर ली थी, तो इसीलिए 6th सेंचुरी को एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट भी बोला जाता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है दी अर्लियर स्टेट, 16 महाजनपद, ठीक है, 16 महाजनपद। मैं कब से आपको महाजनपद बोली जा रही है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इस टॉपिक में हम डिटेल में बात करेंगे महाजनपद है क्या। देखो जो बच्चा आपका महाजनपद है ये संस्कृत टर्म से लिया गया है, सॉरी संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया है। महा का क्या मतलब होता है, ग्रेट, विशाल, ठीक है, बहुत बड़ी कोई चीज़, उसे हम क्या बोलते हैं, महा, ठीक है। अमेजोन पे सेल लगती है ना, महा सेल, ऐसे याद रखना आपने कि ग्रेट सेल, 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, बस वहाँ से आपने याद रखना कि महा मतलब क्या होता है, ग्रेट। जनपद क्या होता है, फुट होल्ड्स ऑफ अ पीपल, इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पे लोग रहते हैं। अब ग्रेट जहाँ पे लोग रहते हैं ये मतलब नहीं है, इस महाजनपद का मतलब होता है कि इतनी विशाल जगह जो राजा द्वारा चलाई जाती थी और जहाँ पे जनता रहती थी राजा की, जैसे ये मैंने साइड पे एग्जाम्पल बनाया है महाजनपद का, ठीक है। अब ये जो महाजनपद थे इनके बारे में हमें कैसे पता लगा, तो देखो अर्लिएस्ट बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्सेस मेंशन द 16 स्टेट्स नोन एज महाजनपद। अगर आप बुद्धिस्ट एंड जैन रिलीजन्स के ठीक है टेक्सेस देखोगे, टेक्सेस क्या होती है, उनकी बुक्स जहाँ पे वो रिलीजियस फिलोसफीज के बारे में लिखते थे या फिर अपनी स्टोरीज के बारे में लिखते थे, तो उनके बीच में ही कहीं ना कहीं 16 महाजनपद के बारे में भी बात की गई थी। 16 महाजनपद, देखो 16 थे ये महाजनपद, 16 में से फेमस जो थे वो यहाँ पे लिखे गए हैं। कौन कौन से थे, वज्जी या वाजी भी इसको बोलते हैं, मगध, कुशाला, कुरु, पंचाल, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। इसके अलावा अवंती भी था आपका, गंधार भी था, तक्षशिला भी था, ठीक है, कितने सारे थे, बट जो मेन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पे लिखे, ठीक है। ये जो महाजनपद थे इनको राजा चलाता था, जिसको संस्कृत भाषा में गणस या फिर संघास के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब ओलिगार्ची क्या था, देखो ये जो महाजनपद थे मैंने आपको बताया कि राजा द्वारा चलाए जाते थे। अब ये राजा क्या रूल कैसे करता था, ओलिगार्ची मेथड से करता था। ओलिगार्ची क्या होता है कि जहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मिलके सरकार चलाते हैं, ठीक है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसी सरकार होती है जहाँ पे जो आपकी पावर होती है ग्रुप ऑफ मैन के ऊपर डिपेंड होती है, मतलब कुछ लोग मिलके वो राज्य चलाएंगे, ठीक है, उसे एज अ ओलिगार्ची बोलते हैं। बोथ महावीर एंड बुद्धा बिलोंग्स टू सच घनस, घनस क्या होते हैं, किंग्स, ठीक है, किंग्स को ही घनस और संघास बोला जाता था। अब यहाँ पे ये भी बताया गया था कि जो आपके महावीर थे, ठीक है, वर्धमान महावीर जो थे, आपके बुद्धा जो थे, ठीक है, बुद्धा अपने हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 4 में इनकी फिलॉसफी के बारे में भी। महावीर आपके जैनिज्म रिलीजन को बिलोंग करते थे एंड बुद्धा जो थे आपके बुद्ध रिलीजन को, ठीक है, बिलोंग करते थे। तो ये जो दोनों थे ये दोनों क्या थे, मतलब एज अ गॉड की तरह इनको ट्रीट किया गया था, बट इन्होंने खुद बोला था कि मुझे ऐसे
प्लीज़ भगवान की तरह मत मानो, बट इंसानों ने इनकी आगे चल के आइडल्स बनाने शुरू कर दी थी, मूर्ति बनानी शुरू कर दी थी। तो ये जो दोनों इतने महान महान व्यक्ति थे आपके, वो भी घनासी थे, मतलब क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करते थे, राजा की कैटेगरी से ये आते थे, ठीक है। ईच महाजनपद जो होता था उसकी कैपिटल होती थी। आप महाजनपद को ऐसे समझ के रखो जैसे हमारा इंडिया एक खुद महाजनपद है, इंडिया की भी कैपिटल है, ऐसे ही महाजनपद की भी कैपिटल होती थी, ठीक है, जिसको फोर्टिफाइड किया जाता था। फोर्टिफाइड क्या होता है? किलाबंदी की जाती थी, चारों तरीके से घेरा जाता था। दिल्ली आपने देखी है ना, न्यू दिल्ली कैसे इतनी अच्छी बनाई गई है, कितनी सिक्योरिटी है वहाँ पे, क्योंकि वो इंडिया की कैपिटल है। कैपिटल ही नहीं सिक्योर होगी तो बाकी देशों में क्या होगा? फिर अटैक ही होंगे, सीधी सी बात। तो अटैक को बचाने के लिए ये फोर्टिफाई किया करते थे, ठीक है। अब ये किलाबंदी की इनकी मेंटेनेंस भी हमें चाहिए। मेंटेनिंग दिस फोर्टिफाइड सिटी एज वेल एज प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग आर्मीज एंड ब्यूरोक्रेसीज रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, ठीक है। अब इनकी मेंटेनेंस के लिए स्ट्रॉन्ग आर्मी होती थी, मतलब बहुत अच्छे खासे रूलर्स होते थे, एंड इनको रिसोर्स भी दिए जाते थे कि आप अपने, हम आपको ये सारे रिसोर्सेज दे रहे हैं, आप अपना फोर्टिफिकेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, और कैपिटल जो होगी आपकी महाजनपद की उससे और ज़्यादा अच्छे से बनाओ, ठीक है। आगे हमें बताया गया था कि इस टाइम पीरियड पे ये था कि जो ब्राह्मण्स थे, आपने 2 टैक्सेस, ठीक है, इन्होंने लिखने शुरू कर दिए थे ब्राह्मणों ने इसी टाइम पीरियड के बीच में, जब आपके 16 महाजनपद के बारे में बात होती थी। कौन कौन से वो टैक्सेस थे? वो थे आपके धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र। धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र वो टैक्सेस थे जिसमें आगे चल के 4 क्लासेस के हम बारे में पढ़ेंगे, मतलब 4 वर्णास के बारे में पढ़ेंगे। वो वर्णास थे आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आगे हमें ये बताया गया था कि ये जो दे आर 2 सैक्रिफाइसेस, सैक्रिफाइसेस मतलब क्या होता है? यज्ञ, ठीक है। ये जो आपके टैक्सेस थे ना, धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र, इनमें 2 यज्ञ के बारे में बताया गया था, एंड वो जो 2 यज्ञ थे आपके, ठीक है, राजा ही कर सकते थे, राजा के अलावा कोई और नहीं कर सकता था। तो वो 2 यज्ञ कौन से थे? राजसूय यज्ञ एंड अश्वमेध, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ आपने सीरियल्स में भी देखा होगा, आपने अगर रामायण देखी होगी तो आपको पता होगा अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, कि जिसमें ना हॉर्स के फेस के सामने एक इंस्क्रिप्शन से ना ऐसे सोने की प्लेट लगा देते हैं और उसमें वार्निंग लिखी होती है। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है? वो हॉर्स को, ठीक है, छोड़ देते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। वो हॉर्स ने एक एरिया कवर अप करना है। अब जहाँ जहाँ से वो हॉर्स जा रहा है, जहाँ जहाँ से वो घोड़ा जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे जहाँ जहाँ पे जाएगा वो एरिया जितना भी होगा वो उस रूलर के अंदर आता जाएगा जिसने वो यज्ञ करवाया है। अगर उसको किसी ने रोक लिया, ठीक है, तो उससे राजा के साथ लड़ाई करनी पड़ती थी जिसने वो यज्ञ करवाया था। अगर आपने रामायण देखी होगी तो राम जी ने ये यज्ञ करवाया था, एंड उनके ही पुत्र ने, ठीक है, लव एंड कुश ने वो घोड़ा रोका था। फिर हनुमान जी समझ गए थे कि हाँ, कि उन्हीं के पुत्र हैं, ठीक है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, जिस आपको मैंने अश्वमेध यज्ञ के बारे में डिटेल में बताया, ठीक है। आगे बताया गया था कि जो वहाँ का रूलर होता था उसका मेन वर्क क्या होता कि वहाँ के टैक्सेस को कलेक्ट करना, ठीक है, कहाँ कौन किसके साथ किसके पास जाके वो टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, वो थे आपके कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस, ठीक है। तो इसी के साथ आपका महाजनपद का पूरा टॉपिक कवर अप हो गया है। ओके, मैंने आपको अब महाजनपद के बारे में बताया कि कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। अब 16 में से मैंने मगध के बारे में भी उसका नाम लिया था कि मगध, वज्जी, गंधार, अवंती, पंचाल, ये सारे महाजनपद थे। अब देखो, एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि जो आपका मगध जो होता था, ठीक है, महाजनपद, वो सबसे पावरफुल महाजनपद देखने को हमें मिलता है। मगध क्या था आपका? 16 में से सबसे ज़्यादा पावरफुल था, तभी इस टॉपिक का नाम क्या दिया गया है? फर्स्ट अमंग्स दी 16 मगध, ठीक है, मतलब फर्स्ट अमंग दी 16, मतलब 16 में से सबसे ज़्यादा ऊपर कौन है आपका? मगध। मगध क्या है? एज अ पावरफुल किंगडम माना जाता था, एज अ पावरफुल महाजनपद माना जाता था। अब 6th सेंचुरी से लेके 4th सेंचुरी BC का टाइम पीरियड ऐसा था कि जो मगध है आपका बिहार में है, मगध की लोकेशन देख लो, बिहार में है, ठीक है, ये आपका मगध, वो क्या बन गया था? पावरफुल महाजनपद बन गया था। अब इसको समझने के लिए हमें उसके फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स रहे होंगे, तो चलो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं।
इसके बारे में बात करेंगे कि क्यों आखिर मगध ही क्यों, क्यों अवंती क्यों नहीं बन सकता, क्यों आपका वाजी क्यों नहीं बन सकता एज अ पावरफुल, मगध ही क्यों बना, ये रीज़न हमें देखना है। ठीक है, पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं जब अपने सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही थी ना, हर एक में ये पूछा गया था कि फैक्टर्स बताओ कौन से थे जिसमें मगध एज अ पावरफुल की तरह एमर्ज हुआ। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप इसको, ठीक है, अच्छे से सुनना, कान खोल के सुनना ये टॉपिक। ठीक है, तो हम फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। देखो बुक में बहुत छोटा पैराग्राफ है, ये क्वेश्चन कंबाइन होके 8 मार्क्स के लिए भी आ जाता है। कंबाइन किसके साथ होगा, या फिर पूछ लेंगे कि मौर्य एडमिनिस्ट्रेटर के, ठीक है, कौन कौन से वो थे सोर्सेज जिसमें हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता लगा। फिक्र मत करो, अभी मैंने वो टॉपिक पढ़ाया नहीं है, मैं आपको एज अ क्वेश्चन बता रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है, और उसी के साथ आपको मगध का टॉपिक मर्ज करके क्वेश्चन बना के दे देंगे। या फिर जो मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन होता है, क्या होता है कि आपको 16 महाजनपद के बारे में भी लिखना है प्लस मगध के बारे में भी लिखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो उसको उसकी लेंथ इंक्रीज करने के लिए और प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे, आप सिर्फ ये पॉइंट्स उठाना और लिख के आ जाना, आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 ये पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है आपका एम्बिशियस किंग। अब देखो कोई भी कोई भी महाजनपद को चलाने के लिए अगर राजा अच्छा होगा ना तो कभी उसकी सेना नहीं गिर सकती। राजा के पास दिमाग होगा तो कभी कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर अंदर उसका कोई बंदा ही ऐसा गंदा सा निकल जाए कि कोई उसकी सारे सीक्रेट्स जाके बता रहा है, तब गिर सकता, तब चांसेस है कि आपका, ठीक है, एम्पायर गिर सकता है। इंडिया के ऊपर तभी अटैक्स हुए, तभी हम, ठीक है, हमारे ऊपर वो ब्रिटिश ने आके सरकार किया, क्योंकि हम खुद बेवकूफ़ थे। हमारे बीच में कोई बंदा होता था जाके बोल देता था कि ये उसके सीक्रेट्स है, यहाँ पे अटैक करो, बंदे कम है, आप जीत जाओगे। तो हम खुद पागल थे ना। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई थी कि मगध के अंदर जो रूलर्स थे आपके, वो इतने एम्बिशियस थे। एम्बिशियस क्या होता है, गुस्से को, और मतलब अगर लड़ाई होगी तो उनका एटीट्यूड ये होता था कि हाँ जीतना है, इतनी अच्छी चीज़ें थी, ये चीज़ बताई गई। अब हम उन रूलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो रूथलेस एम्बिशियस रूलर होते थे, कौन कौन से रूलर्स होते थे जिन्होंने मगध को आगे जाके चलाया था बहुत अच्छे तरीके थे, वो थे आपके बिंबिसारा, अजातशत्रु एंड महापद्मा नंदा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर्स थे जिन्होंने आगे मगध को चलाया था। एंड इनके जो मिनिस्टर्स होते थे ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते थे, जो कि हेल्प करते थे इनकी पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए। मतलब समझ लो अगर अजातशत्रु ने कुछ भी बोल दिया कि मुझे अपनी किंगडम में ये चाहिए, तो उनका मिनिस्टर जाएगा, उनकी पॉलिसीज़ को अच्छे से इंट्रोड्यूस कर देगा, जो कि बहुत अच्छी बात थी। आगे है आपका जियोग्राफिकल लोकेशन। देखो कोई भी किंगडम हो ना, अगर उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है तो काम भी बहुत ज़्यादा होता है। आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, आपके बहुत सारे बच्चों के, ठीक है, पेरेंट्स होंगे, आपके पापा होंगे जिनकी शॉप्स होंगे। ठीक है, आपके पापा ने कई बार ये बोला होगा कि यार सड़क के पास में मुझे दुकान लेनी है, ठीक है, रोड साइड पे मार्केट लेनी है। क्यों? क्योंकि रोड साइड चलता ही इतना, मतलब जियोग्राफिकल उसकी लोकेशन ही ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पे आपको रॉ मटेरियल भी बहुत अच्छे मिलते थे। तो यही कारण था कि मगध जो था इतना पावरफुल इसलिए बना क्योंकि उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन अच्छी थी। ठीक है, जियोग्राफिकल लोकेशन मतलब उसे ईजिली सामान मिल जाता था, आयरन ईजिली वहाँ से मिल जाता था, फॉरेस्ट थे तो हाथी भी मिल जाता था। ठीक है, और भी सारी चीज़ें उसको ईजिली मिल जाती थी। आगे है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन। मैंने पहले ही बताया कि आयरन आपका कब डिस्कवर हुआ था, 1100 BCE में। ठीक है, अब मगध एक ऐसा रीजन था जहाँ पे आयरन इजीली मिल जाता था। ठीक है, आयरन जो था आपका बेस्ट मटेरियल होता था वेपन्स बनाने के लिए। है आपका एलिफेंट्स। अब एलिफेंट्स जो होते हैं, देखो एलिफेंट्स वॉर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माने जाते हैं, और हॉर्सेस। ठीक है, हाथी और घोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, कहीं भी लड़ाई लड़नी हो ना, हाथी घोड़ा। देखो घोड़े के पास है स्पीड, हाथी के पास उसका वजन है। हाथी से हमें फ़ायदा होता है कि हम ऊंचाई से कोई भी निशाना लगा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। ठीक है, हमने पॉइंट पीछे डिस्कस किया कि जियोग्राफिकल लोकेशन उसकी होती थी, तो वहाँ पे फॉरेस्ट होते थे, और फॉरेस्ट में आपको हाथी इजीली मिल जाएंगे और एनिमल इजीली मिल जाएंगे, जो कि आप वॉर पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो और अपनी मिलिट्री में उनको एज अ मेंबर की तरह रख सकते हो। आगे है हमारा पॉइंट एग्रीकल्चर। अब देखो एग्रीकल्चर अच्छी होगी, खाना अच्छा मिलेगा सोल्जर्स को खाना अच्छा मिलेगा, अच्छा लड़ेंगे। ठीक है, अच्छी अच्छी सारी चीज़ें होंगी, रूलर को इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर उसकी सेना ही उसकी इतनी ज़्यादा अच्छी है तो एग्रीकल्चर का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। ऑफकोर्स इस टाइम पीरियड में ऐसा भी था कि एग्रीकल्चर में न्यू टेक्नोलॉजीज हमें देखने को मिली, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है,
ट्रांसप्लांटेशन के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि आगे भी इसका टॉपिक है, दो जगह नहीं हमने डिस्कस करना। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आप याद करो, कि हर एक महाजनपद की एक कैपिटल होती थी, हर एक महाजनपद की, ठीक है, चाहे वो अवंती हो, चाहे वो कुशाला हो, चाहे वो गंधार हो, तक्षशिला हो, पंचाल हो, जो मर्जी हो, ठीक है, हर एक की क्या होगी, कैपिटल होगी। अब आपकी मगध की भी कैपिटल थी, देखो ये आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा, अभी समझाती हूँ 2 मिनट में। देखो पहले जो इनकी कैपिटल थी वो थी आपकी राजघर, ठीक है, राजघर ऐसे बोला जाता था, बट इसको राजगीर बोलते हैं। राजगीर का मतलब होता है हाउसेस ऑफ घिर, राज मतलब राजाओं, गिर मतलब होता है घर, राजाओं का घर उसको बोलते थे राजगीर। पहले इनकी ये कैपिटल होती थी, ठीक है। ये आपका प्राकृत नेम है, मतलब प्राकृत लैंग्वेज से ये लिया गया है, प्रेजेंट डे बिहार में है, ठीक है, ये राजगीर, ये आपकी जो चीज़ थी। फिर 4th सेंचुरी में ये अपनी कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं पाटलिपुत्र में। क्यों शिफ्ट करते हैं? क्योंकि वहाँ पे गंगा रिवर है एंड वहाँ पे कम्युनिकेशन जो होता था, ठीक है, ट्रेड के लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता था, इसलिए वो अपनी शिफ्ट कर देते हैं। आज भी आपकी जो कैपिटल है ना वो पटना है। पटना का पहले नाम क्या होता था? पाटलिपुत्र। तो ये आपके कैपिटल था, ठीक है। राजगीर आपका हाउसेस ऑफ किंग है, इसको याद रखना, ये भी पूछा जाता है, पाटलिपुत्र को भी पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि कौन से टाइम पीरियड में ये जो आपकी कैपिटल थी राजगीर वो पाटलिपुत्र में आई, कब चेंज हुई, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप पार्ट फर्स्ट में इतना ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे आपको ज़्यादा बर्डन नहीं देना, मुझे आपको क्वालिटी में पढ़ाना है, ना कि क्वांटिटी में। सिलेबस ज़्यादा मैं करवाई जाऊँगी वीडियो में तो वो आपको समझ भी नहीं आएगा, तो हम कम पढ़ेंगे बट पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो 30 मिनट्स की है तो मैं चाहती हूँ कि वो इतनी हो कि बच्चे का दिमाग वो सारा कैप्चर अप कर ले, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाऊंगी, ठीक है। आगे भी वीडियो 10 मिनट में कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, कोई चैप्टर नहीं पढ़ सकता, आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर के, ठीक है बच्चे, नोट्स चाहिए तो मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स के ऊपर इसके नोट्स डालती हूँ। जितना मैंने पढ़ाया होता है उतने ही मैं नोट्स उसके ऊपर डालती हूँ, ठीक है। वो पार्ट्स में ही होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं पार्ट्स में यूट्यूब में वीडियो बना रही हूँ, वैसे ही पार्ट्स में मैं नोट्स बनाऊंगी। और हाँ, अगर आपको कोई भी, ठीक है, प्रॉब्लम आती है, क्वेरी आती है, बेझिझक हिचकिचाए बिना मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। देखो, शेयर करने से आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, ठीक है। शेयर करने से कुछ नहीं होता, आपको कॉन्सेप्ट पता, आप किसी के साथ शेयर करोगे, आपका ही वो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।